10 नवंबर 2025 दोपहर 3 बजे लाल किला दिल्ली। एक सफेद Hyundai i20 सुनहरी मस्जिद नई दिल्ली के पास एक लगभग खाली पार्किंग में आकर रुकती है। अगले 3 घंटे तक ड्राइवर कार के अंदर ही बैठा रहता है, एक बार भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन इस तरफ 600 किलोमीटर दूर नौगाम पुलिस स्टेशन कश्मीर, जांच एजेंसियां फरीदाबाद पुलिस के साथ किए गए जॉइंट ऑपरेशन में 3000 किलो विस्फोटक पकड़ने की बड़ी सफलता का जश्न मना रहे थे। सबको लगा कि सारे अपराधी अब सलाखों के पीछे हैं और हमला टल गया है। लेकिन पार्किंग लॉट में 3 घंटे की खामोशी के बाद करीब 6:30 बजे ड्राइवर ने आखिरकार कार को स्टार्ट की और वो सीधे रेड फोर्ट मेट्रो गेट नंबर 1 के पास जाकर रुका। फिर अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया। एक ऐसा धमाका जिसमें आसपास की 11 गाड़ियां आग की लपटों में आ गईं, 15 मासूम लोग मौत के घाट उतर गए और 20 से ज्यादा बुरी तरह घायल हो गए। फिर आधे घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस, NSG, NIA और फॉरेंसिक टीमें सभी मौके पर पहुंच गई और NIA के डायरेक्टर जनरल IPS विजय सखारे को इस मामले की कमान सौंपी गई। दोस्तों, ये वही सखारे थे जो पालघर मॉब लिंचिंग जैसे संवेदनशील मामलों और बड़े क्रिमिनल नेटवर्क्स तोड़ने के लिए मशहूर हैं। तो उन्होंने अपनी 10 अफसरों की स्पेशल टीम के साथ गवाहों से पूछताछ की और CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया। लेकिन केस अभी भी उलझा हुआ था क्योंकि अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी। और ये तो कार के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड खंगालने के बाद ही था कि मालिक का नाम सामने आया, आमिर राशिद अली। पूरे 6 दिन की तलाश के बाद 16 नवंबर को NIA ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, सर, मैंने बस डॉक्टर और प्रोफेसर उमरुन नबी को गाड़ी खरीदने में मदद की थी, लेकिन उसने वो गाड़ी आगे बेच दी। मगर ब्लास्ट साइट से मिले DNA सैंपल और बारूद से सबूत नबी की मां के DNA से मैच हो गए। तो ये साफ हो गया कि ये भयानक धमाके के पीछे उमर नबी का ही हाथ था। वैसे दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग यहाँ तक की कहानी पहले से ही जानते होंगे ना, लेकिन बता दें कि उमर एक बहुत ही बड़े आतंकी स्लीपर सेल का हिस्सा था जिसका पूरा जाल आप अभी स्क्रीन पर आ रहे चार्ट में देख सकते हैं। और आज हम उसी को बेनकाब करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है मौलवी, क्योंकि अक्टूबर 2025 में ब्लास्ट से ठीक 1 महीने पहले इसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने इलाके में मिले जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टरों की जांच करना शुरू कर दी। दोस्तों, बता दें, CCTV की मदद से हुई गिरफ्तारियों से एक नाम सामने आया और मौलवी इरफान अहमद वाघे को अक्टूबर 2025 के तीसरे हफ्ते में शोपिया से गिरफ्तार किया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिर पोस्टर लगाने वाला मौलवी नबी से कैसे जुड़ा था, और जब 3000 किलो विस्फोटक पकड़े जा चुके थे तो नबी हमला कैसे कर पाया। दोस्तों, सब कुछ सामने आएगा, लेकिन उससे पहले बिस्बो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जांच में मौलवी इरफान बेहद ही कट्टर आतंकी एजेंट निकला जिसके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे जैश हैंडलरों से गहरे संबंध थे। यहाँ हैरानी वाली बात तो ये थी कि वह 5 से 6 साल तक GMC श्रीनगर में मेडिकल स्टाफ रह चुका था। फिर कॉल डिटेल रिकॉर्ड और पूछताछ से ये खुलासा हुआ कि वे कई डॉक्टरों के संपर्क में था और 2021 से ही खास उन्हें चुनने और कट्टरपंथ में भर्ती करने के लिए काम कर रहा था। उसका पहला सीधा रिक्रूट था डॉक्टर मुज़्ज़मिल अहमद गनई, जो कि आगे चलकर मॉड्यूल के लिए भर्ती और ब्रेन वॉश का काम करता रहा। वहीं सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर खुद 2018 से 19 के बीच अपने GMC श्रीनगर के दिनों में ऑनलाइन कट्टरपंथी के कंटेंट देख रहा था। तब वह पूरी तरह से उनके काबू में था और बड़े ही आसानी से उन आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था जिसे मौलवी और कुछ दूसरे डॉक्टरों ने मिलकर खड़ा किया था। इसी बीच 2021-22 में मुज़्ज़मिल का बड़ा भाई डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर अलग रास्तों से कट्टरपंथ की ओर बढ़ता रहा और धीरे धीरे वो अफगानिस्तान स्थित हैंडलरों से जुड़ता गया। फिर 2022 के बीच उमर और मुज़्ज़मिल ने साथ साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी जब दोनों एक साथ तुर्की गए थे। दोस्तों, यहाँ हुई इस कहानी में पाकिस्तान की एंट्री, क्योंकि वहाँ उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान के एक हैंडलर अबू उकासा से, जिसने उन्हें IED बनाना, सामान जुटाना और स्टोरेज की ट्रेनिंग दी और यही तय किए प्लान के फॉरेन रूट्स, फंडिंग चैनल और मल्टी स्टेट एक्सपेंशन प्लान। फिर तुर्की मीटिंग के बाद डॉक्टर मुजफ्फर दुबई के रास्ते अफगानिस्तान शिफ्ट हो गए और वहीं से ऑपरेशन चलाने लगे। 2023 की शुरुआत में मुज़्ज़मिल ने अपने ही कॉलेज के साथी डॉक्टर आदिल अहमद राथर को भर्ती किया।
जो आगे चलकर पूरे ग्रुप का हिसाब किताब देखने लगा। इसके बाद नेटवर्क और फैलाया गया। एक पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी रिक्रूट किया गया और खास कट्टरपंथी कंटेंट से उनका भी दिमाग भ्रष्ट किया गया। साथ ही शाहीन को जैश से 20 लाख रुपए भी मिले, जिसके बाद वो जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की हेड बन गई। इधर उमर नबी पूरी तरह से कट्टर बन चुका था। कई गुप्त टेलीग्राम चैनल चला रहा था और सीधे पाकिस्तान के हैंडलरों से बात कर रहा था। और ये 2023 में था कि उमर मुज़्ज़मिल और आदिल के साथ वो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करने चला गया, जहां से मिशन की प्लानिंग शुरू हुई। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन D6। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद गिराए जाने के सालगिरह के दिन 6 शहरों में एक साथ कार सुसाइड धमाकों की साजिश रची गई। और अगर ये प्लान फेल होता तो बैकअप प्लान था दिल्ली NCR में कई जगहों पर एक साथ धमाके करना। इसी दौरान मुज़्ज़मिल ने दिसंबर 2022 से सोहना हरियाणा के 2 लाइसेंस दुकानों से अमोनियम नाइट्रेट खरीदना शुरू किया। इतना कि कुल 2900 किलो जमा कर लिया। साथ ही AK सीरीज राइफलें, डेटोनेटर, IED टाइमर और पूरा बम मेकिंग सेटअप भी तैयार कर लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ एक गलती सब पर भारी पड़ गई। जब अक्टूबर में मौलवी के जोर देने पर नौगाम में जैश के पोस्टर लगाए गए, यहीं से केस खुल गया, जिससे उसकी गिरफ्तारी हुई और उनके पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ हो गया। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस को नेटवर्क के बाकी हरामियों का भी पता चल गया और उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए फरीदाबाद पुलिस से संपर्क किया। फिर 30 अक्टूबर को मुज़्ज़मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार हुआ। 6 नवंबर को आदिल भी सरहानपुर से पकड़ा गया। साथ ही हथियारों का भंडार, विस्फोटक और बाकी चीजें सेफ हाउस से मिली। दोस्तों 10 नवंबर तक डॉक्टर शाहीन भी गिरफ्तार हो चुकी थी और हाफिज मोहम्मद इश्तियाक अल फलाह मस्जिद के इमाम के घर से तो 2563 किलो विस्फोटक बरामद हुए। अच्छी खबर ये थी कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 6 दिसंबर को होने वाले कई हमलों को रोक लिया था और इस बात का जश्न भी मनाया जा रहा था। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि सबसे बड़ा रास्ते का कांटा उनकी नजर से छूट चुका है। लेकिन ठीक उस वक्त जब मुज़्ज़मिल को गिरफ्तार किया जा रहा था, तब उस समय असली मास्टरमाइंड नबी चुपचाप अल फलाह यूनिवर्सिटी से अपनी I-20 कार में निकल गया, जो विस्फोटकों से भरी हुई थी। और डर के मारे वो हरियाणा के नूह में एक कमरे में 10 दिनों तक छिपा रहा। यहाँ तक कि ब्लास्ट से पहले भी वह 16 घंटे अपनी कार में यहाँ से वहाँ भटकता रहा। पहले मयूर विहार से कनॉट प्लेस तक, फिर आखिर में पुरानी दिल्ली तक। फिर पार्किंग लॉट से उसने बम को असेंबल किया और अपने हैंडलरों से बात करता रहा। दोस्तों बता दें, इस पूरी प्रोसेस के दौरान वो एक बार भी बाहर नहीं निकला, ना खाने के लिए ना टॉयलेट के लिए। अगर फरीदाबाद पुलिस अल फलाह अस्पताल की CCTV फुटेज को ठीक से देख लेती तो शायद नबी की I-20 उन्हें दिख जाती। और एजेंसियों की सबसे बड़ी नाकामी ये थी कि 6 में से एक धमाका 10 नवंबर की सुबह ही हो चुका था। खैर दोस्तों, ब्लास्ट के बाद NIA ने खुलासा किया कि ये ग्रुप हमास स्टाइल ड्रोन बम भी बना रहा था। CCTV और अन्य साजिशकर्ताओं के मैसेजेस से ये पता चला कि क्वाड कॉप्टर पर बम लगा के भी टेस्ट किए गए थे। दोस्तों जांच में एक और नाम सामने आया, जासिर वानी, एक 20 साल का ग्रेजुएट जिसने स्पेशल बैटरी और फायरिंग सिस्टम बनाए ताकि भीड़ भाड़ और गवर्नमेंट के इलाकों पे अटैक कर सके। लेकिन उसके ये ड्रोन बार बार फेल होते गए और आखिरकार उन्हें कार में बम लगाना चुनना पड़ा। पूछताछ में ये भी सामने आया कि I-20 कई हाथों से गुजरकर रॉयल कार जोन फरीदाबाद तक भी पहुंची थी, जो कि OLS के जरिए आमिर राशिद और नबी ने खरीदी थी। और क्योंकि कार राशिद के नाम पर रजिस्टर थी, NIA पूरे मॉड्यूल तक पहुंच गई। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे मुंबई मॉड्यूल में बाइक चोरों की गिरफ्तारी से बड़ा हमला टल गया था। ये कहानी हमारे वीडियो लिस्ट में जरूर देखिएगा। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी पर NAAC नोटिस, FIR, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से सस्पेंशन और ED की रेड भी हुई। लेकिन दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती। जब जांच एजेंसियां ये सोच रही थी कि आखिर अब तो खतरा वाकई में टल गया है, तभी फरीदाबाद से जब्त विस्फोटकों की जांच के दौरान नौगाम पुलिस स्टेशन में एक और धमाका हुआ। और ये धमाका इतना भयानक था कि आसपास की पुलिस गाड़ियां, घर सब तबाह हो गए और तो और 11 पुलिसकर्मी भी मारे गए। जिसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़ की CFSL टीमें और NSG वहां पहुंची और पूरा इलाका सील कर दिया। दोस्तों बता दें, अधिकारियों ने इसे हादसा बताया। देखिए, इस घटना के कारण को लेकर किसी भी तरह के स्पेकुलेशन की कोई जगह नहीं है। अगर विस्फोटक इतने अस्थिर थे तो कश्मीर में दशकों का अनुभव रखने वाली पुलिस उन्हें एक एक्टिव पुलिस स्टेशन के खुले इलाके में क्यों रखेगी? दोस्तों ये सब देख के तो ये कहेंगे कि ये अफसोस की बात है कि पुलिस का इतना अच्छा काम एक बड़ी लापरवाही से मटिया मेट हो गया। आपको क्या लगता है?
कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बिस्बो की शायरी। लाल किले बम ब्लास्ट में जुड़े हैं जिनके नाम, डॉक्टरी के पेशे को करते वो बदनाम, आतंकी बन जोड़ते मौत का है सामान, जिन्हें काम था बचाएं लोगों की वो जान। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।